नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में, उनके शासकों के क्रम के बारे में, कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। इस वीडियो में दोस्तों उन सभी पॉइंट को एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद इसकी दोस्तों जो आपको नोट्स है, ये आपको हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है वहां पे, और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी दोस्तों आपको चीजें वहां पे मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले वंशों के बारे में। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों, मध्यकालीन भारत अपने आप में काफी महत्वपूर्ण राजवंशों के द्वारा शासित किया गया। अब ऐसे में दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है, यदि हम उसको देखते हैं तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य में मामलूक सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों को निम्नलिखित नामों से पुकारा गया। तो ऐसे में कौन कौन से नाम हैं जिनमें कि दिल्ली सल्तनत के शासकों को या फिर राजवंशों को पुकारा गया? तो वह था दास वंश, या फिर उसे हम गुलाम वंश के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या है? तो देखिए, यदि हम ये कहें कि दास वंश या फिर गुलाम वंश, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐबक एवं इल्तुतमिश जो हैं यह दासता से मुक्ति पा चुके थे। जब मैं आप लोगों को अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरी डिटेल वीडियो पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे जो है कि यह पहले एक दास के रूप में बेचे गए और बाद में जब ये शासक बने तो उस जो दासता से जो मुक्ति है, ठीक है, ये पा चुके थे, क्योंकि उनको जो मुक्ति पत्र है दासता से, उनको जो है यह मुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका था। अब उस वजह से यदि आप उसके दासता की वजह से यदि आप नाम रख रहे हैं इस वंश का, तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि इनको जो है कि मुक्ति जो पत्र है दासता का वह प्राप्त हो चुका था। ठीक है, लेकिन बलबन की बात करते हैं तो बलबन नहीं, अंततः इसे इस कालावधि के सभी शासक जो है वह गुलाम नहीं थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि हम बात करें, अगला है आप, तो पहला तो गुलाम वंश था, दूसरा है आपका इल्बारी वंश। यह भी कहना तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि ऐबक मूलतः कौन से वंश का था? तुर्क वंश का था, और इल्बारी नहीं। वहीं पे इल्तुतमिश जो है वह इल्बारी तुर्क था, और बलबन स्वयं को इल्बारी तुर्क कहता है, परंतु उसका दरबारी इतिहासकार जो है कि मिन्हाज, वह यह तथ्य देता है कि जिसे सिद्ध नहीं होता। ठीक है, तो प्रथम इल्बारी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश था, ऐबक नहीं। अब देखिए समझिएगा, इल्बारी वंश क्यों कहा जा रहा है? इल्बारी वंश इसलिए कहा जा रहा है कि जो आपके इल्तुतमिश हैं, आपके जो बलबन हैं, ये अपने आप को इल्बारी तुर्क से जोड़ते हैं, जबकि इसके जो संस्थापक हैं, यदि आप गुलाम वंश के संस्थापक में देखेंगे तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इल्बारी तुर्क नहीं थे। ठीक है, ऐबक जो है मूलतः आपके तुर्क था, लेकिन इल्बारी तुर्क नहीं था। ठीक है, अब ऐसे में इस इल्बारी वंश के जो संस्थापक हैं, इसको किसको माना जाता है? यह माना जाता है आपके इल्तुतमिश का। ठीक है, बलबन को द्वितीय इल्बारी वंश के संस्थापक के रूप में भी जो है हम जानते हैं। ठीक है, मामलुक शासक, यह कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चलकर दास बन जाते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें मामलूक कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति जो पहले किसी स्वतंत्र, दास नहीं थे उनके माता पिता, स्वतंत्र व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो संतानें थी बाद में जाकर जब वो क्या बन जाती थी? दास बन जाती थी, तो उनके लिए इस मामलूक शब्द का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि इतिहासकार प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेते हुए यह
नामकरण जो है किया था, और वो नामकरण क्या था, मामलूक नाम उन्होंने दिया था। तो ये जो मामलूक वंश है वो इसी आधार पर पड़ा, क्योंकि स्वतंत्र माता पिता के जो बच्चे हैं वो बाद में दास्ता के अधीन आए और वो जाकर आए, आगे जाके शासक बने, और उसी के आधार पर उन्होंने मामलूक वंश जो नाम है प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने दिया है। ठीक है, वहीं पे इतिहासकार जो अजीज अहमद हैं, उन्होंने 1206 से 1290 के सुल्तानों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक कहा है। क्या कहा है, आरंभिक तुर्क शासक कहा है, किसने, अजीज अहमद ने। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जिन्होंने इस कालावधि के सुल्तानों को आदि तुर्क शासक कहा है। ध्यान रखिएगा, जो अजीज अहमद हैं वह 1206 से 1290 के बीच के जो शासक हैं, दिल्ली के जो आपके सुल्तान हैं, उनके लिए उन्होंने आरंभिक तुर्क शासक कहा। ठीक है, और जो भाई साहब कुछ अन्य इतिहासकार हैं वो इनको आदि तुर्क शासक के रूप में जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका पठान युग। 1206 से 1556 ईस्वी के बीच की कालावधि को पठान युग कहना क्या होगा, गलत है। कुछ इतिहासकार 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का जो काल है उसको वो पठान युग कह रहे। अब ये गलत क्यों है, क्या कारण है भैया, क्योंकि केवल एक वंश जिसने 1451 से 1526 के बीच राज्य किया वह पठान नस्ल अफगान था, और इसका शुद्ध नाम शुद्ध दिल्ली सल्तनत का युग कहना ज्यादा सही है, क्योंकि इस अवधि में अधिकांशतः दिल्ली ही सल्तनत की राजधानी रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो दिल्ली सल्तनत नाम है ये इन सभी नामों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। कारण यह है कि इस दौरान जितने भी शासकों ने शासन किया उनमें मुख्यतः जो राजधानी रही है इस शासन में वह कौन सी रही है भैया, वह रही है आपकी दिल्ली, और इसी वजह से इस राजवंश का नाम दिल्ली सल्तनत ज्यादा दिखाई देता है। दूसरी ये भी परंपरा हमें देखने को मिलती है कि साम्राज्य को उसकी राजधानी के नाम से संबोधित किया जाए, जैसे आप पढ़ते आ रहे होंगे विजयनगर साम्राज्य, मदुरा की सल्तनत इत्यादि। ठीक है, 1206 से 1290 के बीच में 3 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जो कि हमें निम्नलिखित रूप में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भैया, कुदपी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुदपी वंश का जो है ये 1206 से 1210 ईस्वी में, शमसी वंश 1210 से 1265 और आपके बलबनी वंश 1266 से 1290 ईस्वी में। जो कुतुबी वंश है इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। जो आपका शमसी वंश है उसके संस्थापक इल्तुतमिश है, जबकि आपके जो बलबनी वंश है इसके नाम से स्पष्ट है कौन है, बलबन है। कौन है, बलबन है। अब इन तीनों सावंशों को सामूहिक रूप में हम किस रूप में जानते हैं, मामलूक वंश के रूप में जानते हैं, और इसी मामलूक वंश के संस्थापक के रूप में आप किसे जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। अब ये पूरी आपकी चार्ट है, इसको समझ लेंगे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, शासक का नाम मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश के रूप में, और दूसरी तरफ उनकी कालावधि दी गई है। ठीक है, क्या है कैसे है आइए इसको समझने और जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले शासक और संस्थापक के रूप में जिन्हें हम जानते हैं वो हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में, आराम शाह 1210 ईस्वी में, इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में, रुकनुद्दीन फिरोज 1236, रजिया आप सभी जानते हैं प्रथम मुस्लिम शासक 1236 से 1240, बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है 1246 से 1265, बलबन काफी इंपॉर्टेंट है 1246 से 1287, ठीक है, कैकुबाद 1287 से 1290 और कैयूमर्स 1290 में इनका जो है कि शासन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके जो हैं कि मामलूक वंश के शासक दिखाई देते हैं। वहीं पे दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी शासकों की यदि हम बात करते हैं तो उसमें जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम रुकनुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह और नसरुद्दीन खुसरो, यह खिजली वंश का शासक नहीं था। ठीक है, ऐसे में 1290 से 1296 में जलालुद्दीन खिलजी ने किया, 1296 में इब्राहिम रुकनुद्दीन ने, 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने,
1316 में शिहाबुद्दीन उमर ने, और मुबारक शाह 1316 से 1320, और 1320 में आपकी जो है कि नसरुद्दीन खुसरो के द्वारा जो है शासन किया गया। अगला वंश है आपका तुगलक वंश। आप सभी जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिन्होंने राजधानी चेंज की थी, फिरोज तुगलक, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जिन्होंने कर क्या किया था, लगाया था, याद कीजिएगा क्या किया था इन्होंने, गयासुद्दीन तुगलक और तुगलक शाह, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद, सबके अलग अलग कार्यकाल हैं। जैसे गयासुद्दीन तुगलक की हम बात करते हैं 1320 से 1325 के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं 1325 से 1351 के बीच में, फिरोज तुगलक की बात करते हैं 1351 से 1388 के बीच में, गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं 1388 से 1389 के बीच में, ठीक है, अबू बकर शाह की बात करते हैं 1389 से 1390 के बीच में, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की बात करते हैं 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह की बात करते हैं 1394, और नसरुद्दीन मोहम्मद की बात करते हैं 1394 से 1412 के बीच में इन्होंने शासन किया था। और अगला राजवंश है आपके सैयद वंश, खिज्र शाह, ठीक है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। खिज्र शाह ने शासन किया था 1414 से 1421, मुबारक शाह ने शासन किया था 1421 से 1434, मोहम्मद शाह ने शासन किया था 1434 से 1443, और आलम शाह ने शासन किया था 1443 से 1451 के बीच में। अगला राजवंश है दोस्तों आपका लोदी वंश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी 1451 से 1479 तक, ठीक है, 1489 से 1570 तक सिकंदर लोदी, और 1570 से 1526 के बीच में इब्राहिम लोदी ने जो है शासन किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं इन राजवंशों से संबंधित। देखिए, प्रत्येक राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, एक एक महत्वपूर्ण शासक, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए, बलबन हो गए, तो एक एक जितने महत्वपूर्ण शासक हैं उन पे अलग से वीडियोस आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल में उनके बारे में एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे केवल शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तुगलक वंश में जो नसरुद्दीन मोहम्मद एवं नसरत शाह ने एक साथ एक दूसरे के समानांतर शासन किया था। यदि नसरत शाह को भी शामिल हम कर लें तब सुल्तानों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। पहले कितनी है, 32 है, लेकिन यदि इसको भी शामिल कर लें जो कि एक दूसरे के पैरेलल शासन कर रहे हैं, समानांतर शासन कर रहे हैं, कौन, नसरत शाह, और उनके समकालीन कौन है, नसरुद्दीन महमूद हैं, ठीक है। और इसमें शामिल एक मात्र महिला शासक मैंने आप लोगों को बताया था, रजिया थी, और 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 राजवंशों ने जो है शासन किया था। आपने देखा सैयद थे, लोदी थे, मामलुक थे, ठीक है, तुगलक थे, आप सभी ने देखा, ठीक है। और 320 वर्षों तक शासन किया, तो कुल 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। और सर्वाधिक समय तक जो तुगलक वंश है 94 वर्ष, एवं सबसे कम शासन जो है आपके खिलजी वंश ने कुल 30 वर्षों तक शासन किया था। ऐसे में बहलोल लोदी जिन्होंने 38 वर्ष सर्वाधिक समय तक शासन किया, और उसके पश्चात जो फिरोज तुगलक का कार्यकाल रहा जिसने कुल 37 वर्षों तक शासन किया, तो इन पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे सर्वाधिक शासन लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी 38 वर्ष, और तुगलक वंश के शासक जो फिरोज तुगलक इन्होंने कुल 37 वर्ष शासन किया है। जबकि 1236 से 1296 ईस्वी तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया था, और 1236 से 1246 की अवधि में कुल 5 सुल्तानों को बनाए गए, ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी, ये सुल्तान हिंदू मां की संतान थे। ये पूरी मुस्लिम नहीं थे कि इनके माता पिता दोनों मुस्लिम थे, जबकि इनकी जो माताएं हैं, चाहे हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करें, चाहे हम फिरोज तुगलक की बात करें, ठीक है, या फिर हम नसरुद्दीन मोहम्मद की बात करें, ये सभी आप सिकंदर लोदी की बात करें, इनकी जो माताएं हैं वह क्या थी, धर्म से हिंदू थी, ठीक है। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मुहम्मद बिन तुगलक का था, और उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित जो है हमें दिखाई देता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, जो कि किस राजवंश का था, तुगलक राजवंश का था, और अंतिम सुल्तान था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी था, ठीक है। इसके अलावा जो कि लोदी वंश का था।
मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। और ये बात किसने कही है? मोहम्मद हबीब ने कहा है। और इनका कथन क्या है, फिर से समझ लो। मध्यकालीन भारत का हमारा जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है, जो बौद्धिक इतिहास है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से हो रही है। जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री की जो आरंभ है वो आपकी अलाउद्दीन खिलजी के काल से जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने आपके साथ जो है कि कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जहां पे दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा किया। अब दोस्तों हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से हम शुरुआत करेंगे और उन भाई साहब के जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं, कैसे उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की, उस कब वो दास में बने और दास से उनको फिर मुक्ति कैसे मिली, और उन्होंने राजवंश की स्थापना कैसे की, और किन लोगों को उन्होंने पराजित किया, क्या विजय हासिल की, इन सभी पॉइंट को दोस्तों हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और उसकी नोट्स वगैरह जो है दोस्तों वो भी डिस्कस करेंगे। और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं जो उनको भी डिटेल में हम आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। और दोस्तों मैं साथ ही आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री यूजीसी नेट, आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट, ठीक है, साथ ही सीयूईटी पीजी के एमए हिस्ट्री का कोर्स, सीयूईटी पीजी के एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी का कोर्स और एमए हिंदू स्टडीज कोर्स चैनल के माध्यम से लगातार चलाया जाता है। ऐसे में दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बैचेस, मॉक टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको ज्वाइन करना है तो हमारा जो ऐप है इसे आप जरूर डाउनलोड करें। ऐप का नाम है दोस्तों रुद्र एजुकेशन हब। इसे आप दोस्तों प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से दोस्तों आप कोर्सेज में डॉक्यूमेंट्स को, मॉक टेस्ट सीरीज को, ये सभी चीजें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इत्यादि सब वहां से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप यदि पीसी वगैरह यूज करते हैं तो हमारी ये वेबसाइट है रुद्र एजुकेशन हब appx.co.in को भी दोस्तों करके आप वहां से इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।